ये वाला क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 3.3 में कर, इसको एज ए रिजल्ट भी याद रखिए कि इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस देन ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट मैं सॉल्व कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2। इसको रीड करें और समझें जरा ध्यान से। शो दैट द मैट्रिक्स बी ट्रांसपोज ए बी इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एज ए सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। यानी मैट्रिक्स ए पर डिपेंड कर रहा है कि बी ट्रांसपोज ए बी सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक। अगर और क्लियर समझें अच्छे तरीके से तो हमें ये प्रूफ करना है कि अगर मैट्रिक्स से सिमेट्रिक है तो बी ट्रांसपोज ए बी सिमेट्रिक है, और अगर मैट्रिक्स से स्क्यू सिमेट्रिक है तो बी ट्रांसपोज ए बी स्क्यू सिमेट्रिक है। क्या क्वेश्चन? मैट्रिक्स ए को सिमेट्रिक लेके चलिए और बी ट्रांसपोज ए बी को सिमेट्रिक प्रूफ कीजिए। फिर एक सेकंड केस लेके चलेंगे जिसमें मैट्रिक्स से स्क्यू सिमेट्रिक लेंगे और उसमें बी ट्रांसपोज ए बी को भी स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। इसका केस फर्स्ट ले लेते हैं। फर्स्ट केस में 2 प्रूफ क्या आ जाएगा? फर्स्ट केस का 2 प्रूफ क्या लिखेंगे? नहीं, 2 प्रूफ ये लिखेंगे कि बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और इसके लिए कंडीशन क्या है? सिंस ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है देन ए डैश इक्वल टू ए नहीं हो जाएगा क्या? फर्स्ट इक्वेशन समझ आया इतना? बी ट्रांसपोज ए बी को सिमेट्रिक कराएंगे फर्स्ट केस में, और उसमें ए भी क्या लेके चलेंगे? सिमेट्रिक। अगर ए सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। अच्छा, जिसको सिमेट्रिक करवाना है इसकी कंडीशन क्या होगी? किसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक करवाने के लिए क्या कंडीशन होती है बताओ? इतनी जल्दी भूल गए? मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इक्वल है तो सिमेट्रिक, और मैट्रिक्स का ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स आता है तो भूल गए इतनी जल्दी? तो अब हमें क्या करवाना है? इसका ट्रांसपोज। अगर पॉजिटिव में आ जाएगा तो सिमेट्रिक। अच्छा, इसमें मल्टीप्लाई में दिख रही है क्या टर्म? जो मैट्रिक्स है बी डैश ए और बी प्रोडक्ट में ही तो आ रहे हैं। तो अब मैं लगाऊंगा यहाँ पे प्रॉपर्टी कल की तरह, बाय प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। क्या प्रॉपर्टी है ट्रांसपोज मैट्रिक्स की? प्रोडक्ट वाली प्रॉपर्टी, ए बी का होल डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश। तो सिमिलरली बी डैश ए बी का होल डैश क्या हो जाएगा बता सकते हो? रिवर्स करो ना, बी का डैश, ए का डैश और बी डैश का भी। नहीं समझे? ए बी है, डैश अंदर गया तो रिवर्स हुआ कि नहीं? बी पे डैश लगा फिर ए पे डैश लगा। अब बी डैश ए बी पे डैश है, अंदर जाएगा और रिवर्स होगा, तो बी का डैश फिर ए का डैश और फिर बी डैश का भी डैश। हमें तो तीनों पे डैश लगाना है। इस पे पहले से लगाए तो हम क्या करें? लगाए तो लगा रहे, हमें तो उस पे क्या लगाना है? डैश।
और क्या करना है, रिवर्स। समझ गई, क्लियर है ना। अच्छा बी डैश को ऐसे ही रहने दें और फर्स्ट इक्वेशन से ए डैश की जगह क्या रख दें। और किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है, मैट्रिक्स इटसेल्फ। नहीं बताया, ए डैश का डैश इक्वल ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल तो बी डैश का डैश इक्वल टू बी। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या यूज किया है, एक तो हमने फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लिया है और दूसरा हमने एंड, और क्या लिखा है, बी डैश का डैश इक्वल टू। ठीक है, तो अभी ये कंडीशन क्या नजर आ रही है हमको, बी डैश ए बी का ट्रांसपोज इसी के इक्वल नहीं आया क्या। अरे मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इक्वल टू मैट्रिक्स इटसेल्फ, और जब ऐसा होता है तो क्या होता है, देयर ए बी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बताइए क्या प्रॉब्लम है आप लोगों को इसमें, अगर कोई है तो एक सेकंड केस और कर लेते हैं। चलो ये भी मैं करा देता हूं। क्या है इसका टू प्रूफ, सेकंड केस का प्रूफ क्या लिखेंगे, बी डैश ए बी इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और इस प्रूफ के लिए मैट्रिक्स ए को क्या लेकर चलना है, ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देन कंडीशन क्या होगी बताएं, बताते ही नहीं है, बोला करो ना, मुंह से आवाज क्यों नहीं निकल रही है। क्या होगा स्क्यू सिमेट्रिक के लिए, ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए, इक्वेशन नंबर 2। अब जिसको प्रूफ करवाना है वो प्रोडक्ट में है, तो बाय प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स, कौन सी प्रॉपर्टी, मल्टीप्लाई वाली प्रॉपर्टी। ऐसा लगता है कभी कभी कि मुंह में दही जमा के बैठ गए। ए बी का डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश, सिमिलरली क्या होगा, बी डैश ए बी का होल डैश इक्वल टू रिवर्स बी का डैश ए का डैश बी डैश का डैश, बी डैश ऐसे ही रहने दें और ए डैश की वैल्यू सेकंड इक्वेशन से, और बी डैश का डैश माइनस को आगे ले सकते हैं, क्या आ जाएगा बी डैश। क्या देखा आपने, ये देखा कि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज माइनस ऑफ मैट्रिक्स आया है, देयरफॉर बी डैश ए बी इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, इसको नोट करें, समझ के नोट करें, कोई डाउट आता है तो मुझे बताएं। चैप्टर 3 की मिसलेनियस एक्सरसाइज है। इन दिस क्वेश्चन we have to find the value of variable x, y and z in which the value of matrix A is given and a condition is also given, a dash equal to a equal to a dash into a equal to I. So with the help of given condition we can find the value of x, y and z. सबसे पहले मैं ये मैट्रिक्स की वैल्यू लिख देता हूँ which is given 0 to y z एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई एंड जेड। ठीक है, सिंस
into A equal to I. It is given. तो A डैश मतलब ट्रांसपोज ऑफ ए, ट्रांसपोज ऑफ ए जानते हैं कैसे आता है, कैसे आता है, रो का कॉलम, तो सीधा सीधा बना दूं, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, समझ लेंगे ना। तो ए ट्रांसपोज की वैल्यू रो से कॉलम 0 टू वाई जेड एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड, और मैट्रिक्स ए की वैल्यू जो गिवन है 0 टू वाई जेड एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड इक्वल टू में अब आई हम पे डिपेंड करता है, तो ये किस ऑर्डर में है दोनों, 3 into 3 ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो आई क्या हो जाएगा 1 0 0 1 0 0 0 1, ये 3 into 3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा, जिसके प्रिंसिपल डायगोनल में 1 1 होता है, बाकी एलिमेंट 0 होता है। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करना आता है ना सभी को, चलो देखो रो ऑन कॉलम R1 on C1 0 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, R1 on C2 0 एक्स वाई माइनस एक्स वाई, R1 on C3 0 माइनस एक्स जेड प्लस एक्स जेड, R2 on C1 0 प्लस एक्स वाई माइनस एक्स, R2 on C2 4y स्क्वायर प्लस और माइनस वाई इंटू माइनस वाई वाई स्क्वायर, R2 on C3 R2 on C3 2yz माइनस वाई जेड माइनस वाई जेड, R3 की बारी R3 on C1 0 माइनस एक्स जेड प्लस जेड एक्स, R3 on C2 2yz माइनस वाई जेड माइनस जेड वाई या वाई जेड एक ही बात, R3 on C3 is जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम है इस प्रोडक्ट में किसी स्टूडेंट को, और ये इक्वल टू में टर्म है, ये ऐसे ही रहेगी 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। अब इसको सिंप्लीफाई कर ले, तो देखो एक्स जेड तो कैंसिल हो रहा है ना, एक्स वाई भी हो रहा है, एक्स वाई हो रहा है, एक्स जेड हो रहा है, और इधर सॉल्व करके क्या आ गया 2x स्क्वायर 0 0 0 6y स्क्वायर, और ये 2yz माइनस वाई जेड ये भी 0 2yz माइनस वाई जेड, और ये जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 3z स्क्वायर इक्वल टू में क्या आ गया 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। अभी ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल में दिखाई दे रहे हैं, तो इसमें जो रूल है वो कौन सा अप्लाई कर सकते हैं, बाय द इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, बाय द इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। अब इसका फर्स्ट एलिमेंट कंपेयर कराएं, 2x स्क्वायर इक्वल टू 1 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/2, एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 1/√2 आएगी ना। नेक्स्ट कोफिशिएंट कंपेयर कराएं, नेक्स्ट एलिमेंट 6y स्क्वायर इक्वल टू 1 वाई स्क्वायर इक्वल टू 1/6, तो y की वैल्यू क्या होगी यहाँ से प्लस माइनस 1/√6। थर्ड एलिमेंट कौन सा है 3z स्क्वायर इक्वल टू 1 जेड स्क्वायर इक्वल टू 1/3, जेड की वैल्यू प्लस माइनस 1/√3। ठीक है,
√3। आ गया समझ में? कर लो इसको। 4 और 5 सिमिलर ही है क्या? नहीं। 4 और 6 सिमिलर है। देखो 4 में जो मैट्रिक्स फॉर्मेट है वही फॉर्मेट 6 में दिखाई दे रहा है क्या? तो मैं 4 करूंगा तो तुम 6 कर लोगे घर से? 4 को करा देता हूं। चलिए देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 4। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द वैल्यू ऑफ दिस प्रोडक्ट इज नल मैट्रिक्स हो। तो एक रो मैट्रिक्स है 1 2 1। एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 1 2 0 2 0 1 1 0 2। एक और कॉलम मैट्रिक्स है एक 0 2 x और इनका प्रोडक्ट क्या आ रहा है? नल मैट्रिक्स ओ। अभी मल्टीप्लाई करेंगे बाय रो ऑन कॉलम। तो ये रो इस कॉलम पे फिट हो पा रही है क्या? बड़े आराम से हो रही है फिट। तो इनका मल्टीप्लाई होगा। तो इधर सामने देखो नीचे मत देखो। अब ये रो में ही चलेगा तो इसको रो वाइज लिख लेते। R1 और C1 क्या आएगा? 1 प्लस 4 प्लस 1। अब R1 ऑन C2 क्या आएगा? 2 प्लस 0 प्लस 0। R1 ऑन C3 0 प्लस है 2 प्लस हो गया इनका प्रोडक्ट। क्यों? R1 ऑन C3 1 इंटू 0 0 2 इंटू 1 2 1 इंटू 2 2। सही तो है। और इधर क्या आएगा? 0 2 x। ये नल मैट्रिक्स हो चल रहा है इक्वल में। 0 नहीं है ये। क्या आ गया? सॉल्व होकर 6 2 4 0 2 x। मल्टीप्लाई कर लें रो ऑन कॉलम। तो रो ऑन कॉलम लेंगे इस बार। तो रो ऑन कॉलम से एक ही एलिमेंट तो आएगा। 6 इंटू 0 2 इंटू 2 4 इंटू एक्स और ये इक्वल टू में नल मैट्रिक्स हो। तो ये वैल्यू सॉल्व होके 4 प्लस 4x आ गई क्या? और नल मैट्रिक्स हो वो मैट्रिक्स होता है जिसका एलिमेंट हर एक 0 होता है। तो ये नल मैट्रिक्स हो हम अपनी मर्जी से चाहें जो बना सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि तुम्हारा एलएचएस में कैसा मैट्रिक्स है। तो एलएचएस में कैसा मैट्रिक्स है? क्या बोलते हैं इसको? सिंगलटन मैट्रिक्स, जिसमें सिंगल एलिमेंट होता है। तो ये सिंगलटन मैट्रिक्स है। तो इस ओ को भी मैंने क्या लिखा? सिंगलटन मैट्रिक्स जिसकी एंट्री क्या थी? 0। अब सेम सेम हो गए। इसका ऑर्डर भी 1 इंटू 1 इसका ऑर्डर भी। तो हम इसमें इक्वलिटी लगा सकते हैं। तो क्या लिख देंगे? बाय द इक्वलिटी ऑफ द मैट्रिसेस। क्या हो जाएगा? 4 प्लस 4x इक्वल टू 0 4x इक्वल टू -4। तो x की वैल्यू यही आंसर। और 5 इसका 2 प्रूफ लिख लिया पहले मैंने। a² + 5a + 7i इक्वल टू नल मैट्रिक्स ओ। सॉल्व करने के लिए हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया इसका। a² - 5a + 7i। a² को क्या लिख सकते हैं? a इंटू ए 5a और 7i एज इट इज। अगर 7i की जगह 7 लिख कर दे दें तो तुम क्या करोगे? तो भी उसको कांस्टेंट में मल्टीप्लाई i से कर दोगे। मैट्रिक्स ए की वैल्यू रख दें
3 1 -1 2 इनटू में एक और मैट्रिक्स आ गया 3 1 -1 2 -5 इंटू मैट्रिक्स ए की वैल्यू 3 1 -1 2 +7 आई यूनिट मैट्रिक्स है जिसके प्रिंसिपल डायगोनल में 1 1 होता है, बाकी एलिमेंट 0। मल्टीप्लाई करेंगे रो ऑन कॉलम, R1 on C1 9 -1, R1 on C2 3 + 2, R2 on C1 -3 -2 और R2 on C2 -1 + 4। इसको विथ साइन भेज दें, -5 को अंदर, -15 -5 5 -10 7 का मल्टीप्लाई कर दें, इसको सम करके आ रहा है 8 5 -5 3। ये दोनों मैट्रिक्स ऐसी रहेंगे अभी, -15 -5 5 -10 और ये 7 0 0 7। अब इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सम कर दें एक साथ, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का सम हो जाएगा, तो हमें मिलेगा क्या 8 -15 +7 5 -5 +0 -5 +5 +0 और 3 -10 +0 0 0। एवरी एलिमेंट 0 है, तो इसको क्या बोलेंगे, यही प्रूफ करना था। समझ में तो आ ही गया होगा सभी को, इसको कर लें, कोई डाउट है तो बताना। इस क्वेश्चन में एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है, मैन्युफैक्चरर है, कोई कंपनी है जिसने ये प्रोडक्ट तैयार किए हैं XYZ। तो XYZ 3 प्रोडक्ट है, 2 मार्केट है, मार्केट फर्स्ट और मार्केट सेकंड। प्रोडक्ट X Y और Z की क्वांटिटी मार्केट में रखी गई है सेल आउट करने के लिए, उसके लिए ये डाटा दिया हुआ है कि प्रोडक्ट X का कितना है 10,000 और 6,000 मार्केट 1 में और मार्केट 2 में। प्रोडक्ट Y दोनों मार्केट में कितना कितना है 2,000 और 20,000। और प्रोडक्ट Z जो दोनों मार्केट में है वो 18,000 और 8,000। ये तो हमें डाटा दिया गया है कि कोई 3 प्रोडक्ट है, मान लो पेन पेंसिल इरेजर है, तो ये पेन की क्वांटिटी है, ये पेंसिल की है, ये इरेजर की है। ऐसे कोई कंपनी बना रही है, तो 2 मार्केट है, मान लो एक यहाँ का मार्केट है, एक कोई और मार्केट है। दोनों मार्केट में उन्होंने उनकी क्वांटिटी भेज दी तीनों आइटम की कि इतने पेन भेज दो इस मार्केट में, पहले वाले मार्केट में 10,000 भेज दो, दूसरे वाले मार्केट में 6,000 भेज दो, फिर पेंसिल भी भेज दो। इस तरह से ये क्वांटिटी दी। अब वो क्या रहे हैं कि अगर X Y और Z के 1 यूनिट का जो सेल प्राइस है, यूनिट सेल प्राइस मींस क्या हुआ यहाँ पे, यूनिट सेल प्राइस का मींस क्या है, इसका क्या मतलब है, एक यूनिट जो सेल हो रही है, X की 1 यूनिट, Y की 1 यूनिट और Z की 1 यूनिट, उनकी कॉस्ट क्या है 2.5 रुपीज, 2.5 1.5 और 1, ऐसे उनका सेल प्राइस दिया है, सेलिंग प्राइस दिया है। फाइंड द टोटल रेवेन्यू इन ईच मार्केट विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स अलजेब्रा। रेवेन्यू का मतलब होता है जब आप मार्केट में कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं तो उससे कितना अमाउंट हमको मिला, दैट इज कॉल्ड द रेवेन्यू। आ गई बात समझ में। तो ये रेवेन्यू हमको निकालना है यहाँ पर मैट्रिक्स अलजेब्रा से। तो ये तो दिया क्वांटिटी और ये क्या दिया है सेल प्राइस। जब हम इस क्वांटिटी का मैट्रिक्स बना लेंगे A और सेल प्राइस का मैट्रिक्स बना लेंगे B, तो क्वांटिटी को सेल प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेवेन्यू आ जाएगा। तो जब इनका मल्टीप्लाई होगा तो इसमें 2 वैल्यू आएंगी, एक फर्स्ट मार्केट का रेवेन्यू हो जाएगा और दूसरा
सेकंड मार्केट का रेवेन्यू हो जाएगा। समझे इतनी बात? फिर आगे उन्होंने क्या कहा, यूनिट, ये तो सेल प्राइस थी, और ये क्या है, यूनिट कॉस्ट। 1 यूनिट के बनाने की जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो हमें 3 कमोडिटीज या प्रोडक्ट कह लो, कमोडिटीज कह लो, एक ही बात है, ये हमको दी गई है ₹2, ₹1 और 50 पैसे। तो हमें क्या निकालना है यहाँ पे, इसमें क्या निकालना है हमको, ग्रॉस। तो प्रॉफिट तो तुम जानते ही हो कैसे निकलता है प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे आता है, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट। टोटल रेवेन्यू जो आएगा उसमें से कितना कॉस्ट आया है बनाने का, उसको माइनस कर देंगे तो क्या मिलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट। प्रॉफिट मतलब टोटल रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, जो कितना कॉस्ट उसको बनाने में आया। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए? अभी सॉल्व करें इसको। देखो, तो पहले तो सबसे पहले शुरुआत कैसे होगी, एक मैट्रिक्स ले लेते हैं ए। लेट मैट्रिक्स ए रिप्रेजेंट द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स X, Y and Z in two markets, then क्लियर है ये वाली बात। मैट्रिक्स से किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रोडक्ट की क्वांटिटी। तो मैट्रिक्स से क्या बन जाएगा, ये देखिए आप लोग, मैट्रिक्स से प्रोडक्ट एक्स की क्वांटिटी लिख लेता हूँ, फर्स्ट मार्केट में 10,000, सेकेंड मार्केट में 6,000। प्रोडक्ट वाई की क्वांटिटी फर्स्ट मार्केट में 2,000, सेकेंड मार्केट में 20,000। प्रोडक्ट जेड की क्वांटिटी 18,000 एंड 8,000। ये तो हमने बना लिया मैट्रिक्स ए। अब जो सेल प्राइस की बात हो रही थी, एक्स वाई जेड का जो सेल प्राइस है, उससे एक और मैट्रिक्स बना लेंगे, ये हॉरिजॉन्टल प्राइस। तो उसको कैसा ले लेंगे, कॉलम, क्योंकि तुमको पता है मल्टीप्लाई रो ऑन कॉलम होता है। तो फिर क्या लिखेंगे, एंड मैट्रिक्स बी represents the sales price of product X, Y and Z। then ठीक है क्या, सही लिखा है? क्या हो जाएगा फिर बताओ, मैट्रिक्स बी क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स बी हो जाएगा 2.50, 1.50, और ये किससे आया है, सेल प्राइस। सेल प्राइसेस दी थी ना इसमें। अब ए और बी दोनों आ गए, समझ में आ गए, मैट्रिक्स ए और बी। ए किससे बना है, क्वांटिटी से, और बी किससे बना है, सेल प्राइस से। तो अभी हम जो टोटल रेवेन्यू जनरेट हुआ है उसके लिए क्या करें, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दें। तो मैट्रिक्स ए का मल्टीप्लाई मैट्रिक्स बी से होगा, तो हमें टोटल रेवेन्यू ऑफ मार्केट, दोनों मार्केट का मिलेगा। तो ये लिखना पड़ेगा ना इसका, टोटल रेवेन्यू ऑफ टू मार्केट्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय मैट्रिक्स। कौन से मैट्रिक्स से ऑब्टेन होगा ये, ए बी से। तो अभी हम प्रोडक्ट कर देते हैं ए का बी से, मैट्रिक्स ए का प्रोडक्ट मैट्रिक्स बी से करेंगे।
मैट्रिक्स ए की वैल्यू 10,000, 6,000, 2,000, 20,000 और 18,000 और 8,000। ये किसकी वैल्यू आ गई मैट्रिक्स ए की। और इससे प्रोडक्ट मैट्रिक्स बी का करेंगे 2.50, 1.50 एंड 1.00। मल्टीप्लिकेशन का रूल लगा लें इसमें। क्या रूल होता है? मल्टीप्लिकेशन रो ऑन कॉलम। तो R1 ऑन C1, देखो क्या आएगा। R1 ऑन C1 आता है मल्टीप्लाई। 10,000 इंटू 2.5, 25,000 प्लस 2,000 इंटू 1.5 कितना हुआ 3,000 और 18,000 इंटू 1 कितना हुआ 18,000। हो गया R1 ऑन C1। कोई दिक्कत है क्या? ऐसे ही बिल्कुल R1 ऑन C2। तो 6,000 इंटू 2.5 15,000, 20,000 इंटू 1.5 कितना होगा? अरे थोड़ा दिमाग वैसे लगाया करो। देखो 20,000 और ये 1.5 है, एक और आधा, तो 20,000 का 20,000 और हाफ करो तो 10, 20 प्लस 10 कितना हुआ? लो हो गई कैलकुलेशन। ये थोड़ी है कि हर टाइम मल्टीप्लाई ही करोगे। प्लस 8,000, इस तरह से ये हो गया। सम कर लें कितना आ गया 25 प्लस 3 28 प्लस 18 46,000। और इसको सम करो 30 प्लस 15 45 प्लस 8 53,000। इस तरह से जो ए बी का प्रोडक्ट आया है इसमें दो वैल्यू हमको दिखाई दे रही हैं। ये दोनों वैल्यू क्या है बोलो? दिमाग नहीं लगाते हो? क्या लिखा हुआ है? ये है रेवेन्यू ऑफ फर्स्ट मार्केट और ये तो यहाँ लिखना पड़ेगा ना देयर फॉर रेवेन्यू ऑफ फर्स्ट मार्केट इज ₹46,000 and revenue of second market is ₹53। आ गया समझ में? ये इसका पार्ट 1 हो गया सॉल्व। पार्ट 1 में यही तो दिया था। पार्ट 1 हो गया ना। अभी पार्ट 2 और करना है। सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहे हैं देखें क्या लिखा है। देखो पढ़ के देखो ना। ग्रॉस प्रॉफिट पूछ रहे हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट के लिए एक मैट्रिक्स इसका बनेगा ना। किसका? यूनिट कॉस्ट का। यूनिट कॉस्ट प्राइस का मैट्रिक्स बना लेते हैं सी। और सी का मल्टीप्लाई किससे करेंगे? ए का या बी से? ए इंटू सी करोगे या बी इंटू सी करोगे? क्वांटिटी से करोगे ना। तो टोटल कितना कॉस्ट आया है बनाने में। फिर ये जो रेवेन्यू आया है ये अभी निकल के आया जो रेवेन्यू, इस रेवेन्यू में क्या कर दोगे? सब्ट्रैक्ट कर दोगे ना रेवेन्यू से। तो हमें वैल्यू मिल जाएगी किसकी? ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है चलिए पार्ट भी शुरू करते हैं। लिख लेंगे लेट यूनिट कॉस्ट प्राइस of x, y and z is represented by matrix C, then C की वैल्यू क्या क्या एलिमेंट आएंगे बोलो? कॉस्ट प्राइस क्या क्या है बोल दो ना। 2.00, 1.00, 5.00, 0.50, 50 पैसे। ठीक है ये यूनिट कॉस्ट प्राइस आ गया। अब टोटल कॉस्ट सारी चीज़ों की जो आएगी उसके लिए क्या करना होगा? मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई तो करेंगे। तो इसको ऐसे लिख लें टोटल कॉस्ट
ऑफ प्रोडक्ट एक्स वाई एंड जेड कैन बी ऑब्टेन्ड बाय मैट्रिक्स AC. देन अब ए को मल्टीप्लाई कर लेते हैं सी से, तो मैट्रिक्स ए इंटू सी, मैट्रिक्स ए की वैल्यू 10,000, 6,000, 2,000, 20,000, 18,000, 8,000, और इसके मल्टीप्लाई में ले लेते हैं सी को, और सी की वैल्यू है 2.00, 1.00, 0.50। मल्टीप्लाई लगभग सबको आता ही है, तो ए इंटू सी कर रहे हैं, रो ऑन कॉलम। R1 ऑन C1, 10 इंटू 2, 20,000, 2 इंटू 1, 2,000, 3 इंटू 0.5, 9,000, 6,000 इंटू 2, 12,000, 20 इंटू 1 और 8 इंटू 0.5, अब कितना आ गया ये? कितना आ गया? 31,000। तो ये फर्स्ट मार्केट के प्रोडक्ट का कॉस्ट आ गया, और ये 36,000 किसका आ गया? कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड मार्केट। दोनों मार्केट के मिल गए, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ टोटल कॉस्ट of 3 products of first market is rupees कितना? 31,000। total cost of 3 product of second market 36,000। अब क्या निकालें? ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट मार्केट कितना होगा बोलो? ये जो रेवेन्यू आया था इसमें से कॉस्ट को माइनस कर लो, तो ये आ गया ₹15,000, एक आंसर। और ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ जो रेवेन्यू आया था 53,000 माइनस 36, तो ये कितना आ गया? ₹17,000। आ गए दोनों मार्केट का रेवेन्यू, वो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ये सेकंड पार्ट हो गया, समझ पाए हैं क्या? इसको नोट कर लें। मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द मैट्रिक्स एक्स सो दैट दिस मैट्रिक्स इक्वेशन सेटिस्फाइड बाय एक्स। मतलब एक मैट्रिक्स इक्वेशन हमारे सामने है, और इस मैट्रिक्स इक्वेशन को मैट्रिक्स एक्स की जो वैल्यू सेटिस्फाई करेगी वो मैट्रिक्स एक्स फाइंड करके बताइए। तो मैट्रिक्स एक्स यहाँ पर सबसे पहली बात यह है कि ऑर्डर क्या रहेगा एक्स का। इस क्वेश्चन में जो समझने वाली बात है वो ये कि यहाँ जो गिवन इक्वेशन है ना, एक्स मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 6, अभी ऑर्डर ऑफ एक्स चेक करना है आपको, क्या ऑर्डर लें जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ऐसा नहीं कर सकते कि मन से कुछ भी ले लें। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एक्स, ये फर्स्ट इक्वेशन लेट कर ली मैंने, इट इज गिवन। अब मुझे बता सकते हो तुम एक्स का ऑर्डर क्या होगा?
अच्छा, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 2 × 3। इसका ऑर्डर क्या है? रो 2 कॉलम 3। अगर इसका ऑर्डर है 2 × 3, तो यहाँ पर मैट्रिक्स एक्स में अगर यहाँ 2 है तो एक्स में भी 2 होगा कि नहीं? अगर इधर 2 है तो यहाँ पे 2 होना चाहिए, तभी तो मल्टीप्लाई होगा अंदर अंदर का। और मल्टीप्लाई करके बाहर के एलिमेंट लेते हैं कि नहीं? तो बाहर के एलिमेंट आ क्या रहा है इनका रिजल्ट? प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या आ रहा है? 2 × 3। तो देखो इसकी बाहर की वैल्यू क्या है? 3। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? 3। तो इसके बाहर की वैल्यू क्या होगी जिससे 2 आ जाए? नहीं, नहीं समझ पाए? अब समझ लो। अगर 2 × 2 ऑर्डर लेते हैं तो अंदर की वैल्यू सेम है क्या? तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करके बाहर के एलिमेंट से ऑर्डर आता है। तो बाहर के एलिमेंट से ऑर्डर क्या आ रहा है? 2 × 3। और जो इक्वल टू में लिखा है उसका ऑर्डर भी क्या है? 2 × 3। तो ये दो मेथड, दो चीजों से हमने ये क्लियर कर लिया, दो पॉइंट से। एक तो इंटीरियर वैल्यू सेम होना चाहिए, और एक्सटीरियर वैल्यू से ये ऑर्डर बनना चाहिए। तो उससे हमें मैट्रिक्स एक्स का ऑर्डर क्या मिला? 2 × 2। इतनी बात क्लियर हो गई क्या सभी को? ठीक है। अब इस मैट्रिक्स एक्स का ऑर्डर फाइनल हो गया है, तो लेट कर लेते हैं, लेट मैट्रिक्स एक्स ऑफ ऑर्डर 2 इज इक्वल टू, क्या लेट कर लूं बोलिए? कॉमा लगा के एक्स इक्वल टू क्या लिख लें? ABCD। देखो A11 A12 A21 A22 भी ले सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन वो 11 12 से कैलकुलेशन थोड़ी सी दिक्कत आएगी देखने में, पढ़ने में। और ऐसे रखोगे तो बड़े आराम से हो जाएगा। तो अब मैट्रिक्स एक्स में जो वैल्यू हमने ली है वो चारों अननोन है, और अगर ये चारों वैल्यू, चारों कांस्टेंट की वैल्यू हमको मिल जाती हैं, तो ये वैल्यू हम इसमें रख देंगे, तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी? मैट्रिक्स एक्स की। तो ये वैल्यू ए बी सी डी फाइंड करने के लिए अब हम एक्स की वैल्यू कहाँ रख दें? इक्वेशन फर्स्ट में। पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन में एक्स की वैल्यू रख दी, क्या हो जाएगी? ABCD, और मल्टीप्लाई में मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6, और इक्वल्स टू में -7 -8 -9 2 4 6। अब मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स से कोफिशिएंट को क्या करेंगे? कंपेयर। तो मल्टीप्लाई हो रहा है इनका अब रो ऑन कॉलम। R1 on C1, R1 on C1 क्या आएगा? A+4। R1 on C2 2A+5। R1 on C3 R2 on C1 R2 on C2 R2 on C3, और इक्वल टू में -7 -8 -9 2 4 6। अब इसके कोफिशिएंट कंपेयर करा सकते हैं क्या? उससे इक्वेशन बनेगी। तो बाय द इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, देखो
ए प्लस 4b इक्वल टू -7 फर्स्ट, 2a प्लस 5b इक्वल टू -8 सेकेंड, और 3a प्लस 6b इक्वल टू -9 थर्ड। ऐसे ही c प्लस 4d इक्वल टू 2 4, 2c प्लस 5d इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 5, और 3c प्लस 6d अब ये जो इक्वेशन दिख रही हैं 6 इक्वेशंस, इसमें ए और बी में 1 2 3 है। 1 2 3 इक्वेशन ए और बी के टर्म्स में है ना, कोई भी 2 को सॉल्व कर लो। कैसे लगाएंगे एलिमिनेशन मेथड? इसमें 2 है तो इसमें 2 का इंटू कर लो, इसमें 1 है तो 1 का इंटू सेकेंड में। तो इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई किससे कर लें? 2 से, और माइनस करेंगे इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई बाय 1। तो देखो क्या होगा जब इसमें 2 का इंटू होगा तो 2a प्लस 8b -14, और ये 2a प्लस 5b इक्वल टू माइनस कर दें। 2a से ये 2a कैंसिल, 8 माइनस 5 3b, माइनस -14 प्लस 8 -6, b की वैल्यू क्या आ गई? -2। अब इसको कहाँ रख दें? पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में b की वैल्यू रखेंगे। ये वैसे यहाँ 1 हो चुकी है ना इक्वेशन, इनके नंबर चेंज करने पड़ेंगे। क्या नंबर होंगे फिर इनके? 2 3 4 5 6, और यहाँ पर ये भी चेंज होगा। अब मल्टीप्लाई क्या हुआ? इक्वेशन 2 इंटू 2 माइनस इक्वेशन 3 इंटू 1, और b की वैल्यू अब 1 में ना रख के किस में रख रहे हैं? 2 में। तो इक्वेशन 2 में b की वैल्यू रखो, देखो वहां पे a प्लस 4 इंटू -2 इक्वल टू, तो a -8 इक्वल टू, तो a इक्वल टू -7 प्लस 8। a की वैल्यू क्या आ गई? a और b आ गए। क्या ऐसे ही तुम लोग 5 और 6 को सॉल्व करके c और d नहीं निकाल पाओगे अभी? और जब c और d आ जाएंगे तो a b c और d चारों की वैल्यू कहाँ रख देंगे? मैट्रिक्स x में। क्लियर है? D की हो गई 2 और d की 0, यही आ रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। 9 को देख लें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 निकालो इसको। ये MCQ है। चूज द करेक्ट ऑप्शन। मैट्रिक्स अल्फा बीटा गामा एंड माइनस अल्फा। Matrix A is such that A square equal to I, then which of the following relation is true? ये 4 कंडीशंस हैं, इनमें से कौन सी कंडीशन ट्रू है ये हमें बताना है। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। देखो मैट्रिक्स ए की वैल्यू दी है ना, अल्फा बीटा
गामा माइनस अल्फा। और कंडीशन क्या है, ए स्क्वायर इक्वल टू आई, ए स्क्वायर इक्वल टू आई। तो ए स्क्वायर की वैल्यू कैसे आएगी, ए इंटू ए करके। अब मैट्रिक्स ए की वैल्यू रख दें इसमें, अल्फा बीटा गामा माइनस आई। फिर से मैट्रिक्स ए की वैल्यू अल्फा बीटा गामा माइनस आई, और आई की जगह क्या रख देंगे, 1001। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं रो ऑन कॉलम। तो ये हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, R1 ऑन C2 अल्फा बीटा माइनस बीटा अल्फा, R2 ऑन C1 गामा अल्फा माइनस अल्फा गामा, और R2 ऑन C2 गामा बीटा प्लस अल्फा। 1001। देखो अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा कट गए, तो ये तो जीरो हो जाएंगे, बाकी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा जीरो जीरो, और ये भी यही लिखा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा। तो अब इसमें कोई भी एलिमेंट कंपेयर करा दो इन दोनों में से, जीरो की तो कंपैरिजन हो ही गई, तो बाय इक्वलिटी क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल टू 1, और 1 को इधर ले आए या इनको इधर ले गए, तो 0 इक्वल टू 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा, 0 इस तरफ लिखा पलट के, तो 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वल टू, यही प्रूफ करना था क्या, आ गया ना ऑप्शन सी, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा। अब ये मैंने तो डिटेल में करके समझाया है, तुम लोग इसको शॉर्ट एंड फास्ट भी कर सकते हो, कि सीधा ए स्क्वायर इक्वल टू आई लिखा, ए स्क्वायर के लिए इनटू किया, और यहीं पे कोफिशिएंट कंपेयर करा दिया, तो सीधे ये वैल्यू मिल जाएगी। स्टेप शॉर्ट कर दोगे, ऑब्जेक्टिव का आंसर जल्दी आ जाएगा। ठीक है, मैंने डिटेल में इसलिए कराया है कि कभी भी, अब यहाँ के बाद मान लो 6 महीने बाद कभी एग्जाम के पहले देखने बैठे, तो वहाँ पे समझ में तो आना चाहिए सॉल्व, इसलिए मैं प्रॉपर करा दिया। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9। एक, देन एक कैसा होगा, डायगोनल मैट्रिक्स होगा, या जीरो मैट्रिक्स होगा, या स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, या नन ऑफ दिस। तो अब हमको यहाँ पर मैट्रिक्स ए के बारे में दो चीजें दी जा रही हैं, कि वो सिमेट्रिक भी है एज वेल एज स्क्यू सिमेट्रिक है। तो इन दोनों से हम रिजल्ट निकालेंगे कि इनमें से कौन सा आंसर सही हो सकता है। ठीक है, तो कंडीशन में लिखता हूं इसको। सबसे पहली कंडीशन क्या है इसकी, इफ ए सिमेट्रिक देन क्या होगा, ए डैश इक्वल टू ए डैश लिख लो, चाहे ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। ठीक है, अच्छा इसको और करके ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज नहीं लिख सकते क्या, और फर्स्ट इक्वेशन ले लें। ऐसे ही अगर ये मैट्रिक्स है स्क्यू सिमेट्रिक है, तो फिर क्या होगा, ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस है। अगर इससे ए को इधर ले आए, ए ट्रांसपोज इधर, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस ए ट्रांसपोज। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें तो क्या होगा, इन दोनों को, तो ए प्लस ए कितना हो जाएगा, 2a। इधर क्या आ जाएगा, ए ट्रांसपोज से ए ट्रांसपोज कट गया, क्या आ गया, ओ। ओ ओ नल मैट्रिक्स आएगा ना, मैट्रिक्स में से मैट्रिक्स माइनस हो रहा है,
और यहां से ए की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर 1/2 ओ। और अगर 1/2 नल मैट्रिक्स के अंदर जाएगा, मान लो इसमें 4 एलिमेंट भी होते हैं 0 0 0 0, तो 1/2 अंदर जाके क्या हो जाएगा वही 0 0 0 0। तो नल मैट्रिक्स में किसी भी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है नल मैट्रिक्स इटसेल्फ। तो ये क्या हुआ यहां से नल या जीरो मैट्रिक्स। ऐसा कोई ऑप्शन है? ऑप्शन ए इज करेक्ट, बी इज करेक्ट, बी करेक्ट। क्लियर हुआ? ठीक है। If A is a square matrix such that condition A square equal to A is followed by matrix A, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है इस तरह से है कि वो ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, इस कंडीशन में ए स्क्वायर इक्वल टू क्या आ रहा है ए। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ आई प्लस ए का होल क्यूब -7a, इसकी वैल्यू इनमें से क्या होगी। तो जिस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमको फाइंड करनी है उसको हम सॉल्व करेंगे, लेकिन उसके पहले ये कंडीशन क्या है सिंस ए स्क्वायर इक्वल टू ए गिवन है ना, इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं। मैट्रिक्स ए के लिए दिया हुआ है। अब मैं बात कर रहा हूं तुमसे कि ये जो टर्म हमें सॉल्व करनी है शॉर्ट आउट करनी है, क्यूब लगा हुआ है कि नहीं। तो क्यूब लगा है मतलब इंटीग्रल पावर ऑफ मैट्रिक्स हुआ। और मैट्रिक्स की इंटीग्रल पावर ये तो है नहीं कि डायरेक्ट होल क्यूब कर दो। कभी भी अगर आपने होल क्यूब निकाला हो ए क्यूब, तो ए क्यूब निकालने से पहले आपने क्या निकाला ए स्क्वायर निकाला ए इंटू ए, फिर ए क्यूब निकाला ए स्क्वायर इंटू ए। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि अगर हमें आई प्लस ए का होल क्यूब निकालना है तो क्या आपको पहले इसका होल स्क्वायर नहीं निकालना होगा? बिल्कुल निकालना होगा। तो अब इसके होल स्क्वायर को ही मैं फाइंड कर रहा हूं सबसे पहले। तो आई प्लस ए का होल स्क्वायर क्या लिख सकते हैं आई प्लस ए इंटू आई प्लस ए। मल्टीप्लाई करते हैं आई का आई में आई स्क्वायर, आई का आई ए का आई में ए आई, ए का ए में। अच्छा, आई की कोई भी पावर हो आई होता है, यूनिट मैट्रिक्स है ना आई। तो इसका बिहेवियर वन के जैसे याद कर लो। वन का अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, तो ऐसे ही आई का स्क्वायर करेंगे तो आई। अच्छा ये बताओ, वन का किसी वैल्यू से इंटू करो तो वही वैल्यू आती है। तो ऐसे ही आई का ए में करोगे तो क्या आएगा ए, या ए का आई में करोगे तो, यानी आई की कोई भी पावर आई होता है और आई का किसी भी मैट्रिक्स से इंटू मैट्रिक्स आता है वही वाला, और ए स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, तो इस स्टेप में कुछ रिजल्ट लगे हैं वो बता दूं तुमको। एक तो ये कि आई की कोई भी पावर एन हो वो क्या होता है आई। दूसरा रिजल्ट ये है कि आई ए आई इक्वल टू क्या होता है ए। और तीसरा रिजल्ट ये है कि फ्रॉम इक्वेशन वन हमने क्या रखा है ए स्क्वायर इक्वल टू। इस स्टेप में ये तीन काम हुए हैं, आप समझ गए क्या सभी? तो देखो बेटा, जैसे आई की पावर एन आई है, ऐसे आई स्क्वायर, यहाँ पर एन क्या है नेचुरल नंबर है। तो एन नेचुरल नंबर है तो आई की कोई भी नेचुरल पावर होगी आई आएगी। क्लियर है ये लाइन? सामने देख लो विकास गिरी। अब इसका सम करेंगे तो क्या आएगा 3a प्लस आई। अब ये होल स्क्वायर की वैल्यू आ गई, इसको मैं इक्वेशन 2 ले लूं, कोई परेशानी तुमको? अच्छा, हमारे जो फाइंड करने वाला टर्म है हमारा, उसमें क्या आ रहा है होल क्यूब। तो अब मैं वैल्यू फाइंड कर रहा हूं किसकी पता है आई प्लस ए का होल क्यूब से आएगा होल स्क्वायर इंटू अब आई प्लस ए के होल स्क्वायर की वैल्यू सेकंड इक्वेशन से क्या हो जाएगी
3a प्लस आई। यहाँ पे लिख देंगे इसमें किसका यूज किया है, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। ये वाला स्टेप भी क्लियर हुआ। जैसे ए स्क्वायर को लिखते थे ए इंटू ए, ऐसे ही ए क्यूब को लिख लिया ए स्क्वायर इंटू ए, और आई प्लस ए के होल स्क्वायर की वैल्यू क्या रख दी यहाँ से 3a प्लस आई। अब इनका भी मल्टीप्लाई कर लें जैसे इसका किया था, तो 3a का आई में, 3a का ए में, और आई का ए में। ए इंटू आई क्या होता है, ए स्क्वायर की वैल्यू, वही ये तीनों चीजें यहां लग रही हैं, आई की कोई भी पावर और आई का ए में ए, यही वाला स्टेप है ये। तो अब इनका सम करो कितना होगा, 7a प्लस, और अगर ये जो LHS में चल रहा था, क्या चल रहा था, आई प्लस ए का होल क्यूब, तो मैं ये आई प्लस ए के होल क्यूब की तरफ अगर 7a को ले लूं तो इक्वल टू में क्या हो जाएगा, आई। किसकी वैल्यू पूछी थी, यही पूछा है, आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7 है, तो आंसर क्या हुआ इसका, बोलिए क्या परेशानी है, पूरा सॉल्व तुम्हारे सामने है। है क्रॉस क्वेश्चन है, आप पूछ सकते हो, और वैसे एक एक चीज को मैंने सामने लिख दिया है, ठीक है। कंप्लीट हो गई ना ये, मिसलेनियस थी। अब क्या करें, एग्जाम्पल्स, चलो एग्जाम्पल पे आ जाओ। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल निकाल लो, जितने भी एग्जाम्पल में